नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो का हाल ही में लॉन्च किया गया आदित्य L1 भी सही तरीके से अपने मिशन की ओर आगे बढ़ रहा है। सूर्य का सदस्य खोजने के लिए माफ कीजिएगा सूर्य का रहस्य खोजने के लिए आदित्य L1 को अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है और यहां धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर पहुंचने की कड़ी में सफलतापूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है। ये जानकारी खुद इसरो ने सोशल मीडिया X पर दी है। आदित्य L1 से जुड़े हाल के अपडेट और इसके बारे में गहरी जानकारी आपको देने के साथ ही ये भी बताएंगे कि किस देश ने अब तक सबसे ज्यादा सूर्य मिशन लॉन्च किए हैं, भारत के अलावा किन किन देशों ने सूर्य तक मिशन भेजा है, उनका मकसद क्या रहा और मिशन के जरिए क्या हासिल हुआ है। साथ ही आपको सूर्य से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य भी बताएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की ओर। इसरो द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक टेलीमेट्रो ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के जरिए आदित्य की कक्षा बदल दी गई है, वह भी सफलतापूर्वक। इसरो के अनुसार अब आदित्य 245 किलोमीटर गुना 22,459 किलोमीटर की कक्षा में है। यहाँ भी जानकारी दी गई है कि अगले 24 घंटे में यानी 5 सितंबर को सुबह 3 बजे फिर आदित्य की कक्षा बदल जाएगी। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार आदित्य आगामी 16 दिनों के दौरान पृथ्वी की विभिन्न कक्षाओं में ही रहेगा। इसके बाद मिशन की अगली कड़ी में आदित्य को विभिन्न चरणों के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहुंचाया जाएगा। इसके बाद ही क्रूज चरण शुरू हो पाएगा। फिर यहाँ L1 के चारों ओर की कक्षा में प्रवेश करेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वह जगह है जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समान है। इस स्थान का इस्तेमाल अंतरिक्ष यान द्वारा ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। आदित्य के लिए भी इसी जगह का इस्तेमाल किया जाएगा। वही जानकारी के अनुसार आदित्य L1 लगातार 5 वर्ष तक रोजाना लगभग 1400 तस्वीर भेजेगा। यह जानकारी पहले ही इसरो साझा कर चुका है। इस कड़ी में आगामी फरवरी के अंत तक ही पहली तस्वीर मिल सकेगी। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा और इसे धरती पर भेजेगा। ये तो हाल की अपडेट हो गई। अब बात कर लेते हैं आदित्य L1 मिशन से जुड़ी कुछ जरूरी और खास जानकारी की। आपको जरूर जानना चाहिए कि इसरो ने 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया। आदित्य L1 का उद्देश्य आग के धधकते गोले यानी सूर्य के सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाना है। आदित्य L1 मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों की माने तो इसरो का यहां मिशन सूर्य से संबंधित जानकारियां तो देगा ही, साथ ही अंतरिक्ष में विचरण करते कृत्रिम उपग्रहों की सुरक्षा के लिए आने वाले समय में वरदान भी साबित होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य की सतह पर बनने वाले सौर धब्बों और सौर ज्वाला के अलावा सौर तूफान समेत कई गतिविधियां हो रही है, जिनकी निगरानी भी होनी चाहिए। इसके लिए आदित्य L1 मिशन बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि आदित्य L1 मिशन के जरिए अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता को जानना आसान होगा। इसके अलावा सूर्य के तापमान और सौर तूफान के साथ उत्सर्जन और पराबैंगनी किरणों के धरती पर पड़ने वाले अध्ययन को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना थोड़ा आसान होगा। वहीं आदित्य L1 धरती से सूर्य की ओर 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा और सूर्य के रहस्यों को खोजने की कोशिश होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि L1 सूर्य को लेकर कई तरह के डाटा जुटाएगा। इसकी मदद से नुकसानदेह सौर पवन और तूफान की जानकारी मिलते अलर्ट करने की तैयारी की जा सकेगी। सूर्य से काफी मात्रा में पराबैंगनी किरणें निकलती है, जो त्वचा के अलावा मनुष्य को अन्य तरीके से भी नुकसान पहुंचाती है। L1 के अंतर्गत टेलीस्कोप से 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम के अंतरंग दैर्घ्य की पराबैंगनी किरणों का अध्ययन करने की तैयारी है। यहाँ भी सच है कि अब से पहले पराबैंगनी किरणों का पहले अध्ययन नहीं किया गया है। खास तौर से ये एक व्यापक स्तर का होगा। आपको बता दें कि आदित्य दरअसल सूर्य का पर्यायवाची है। वहीं L1 अंतरिक्ष में वहां स्थान होता है जहां सूर्य की प्रत्येक गतिविधि का अध्ययन किया जा सकता है। इससे पहले इस महत्वपूर्ण स्थान पर सिर्फ अमेरिका स्पेस एजेंसी, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के उपग्रह ही पहुंच पाए हैं। साथ ही बता दें कि आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के साथ भारत ऐसा करने वाला तीसरा ऐसा देश बन जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आदित्य L1 भारत का पहला जबकि दुनिया का 23वां सौर मिशन है। हालांकि यहाँ अन्य वैश्विक मिशनों से काफी अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य L1 सूर्य की
ऊपरी सतह फोटोस्फीयर, इसके ठीक ऊपर के वायुमंडल क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी धधकती परत कोरोना के बारे में जानकारी जुटाएगा। ये तो हुई सतही बातें, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपके लिए जरूरी हो सकते हैं। सवालों के जरूरी जवाबों से पहले आपको कुछ ऐसी बातों का जानना जरूरी है कि इस पूरे मिशन को समझने में आपको सहायता करेगा। सबसे पहले बात सूर्य के सबसे ऊपर सतह फोटोस्फीयर की, जिसका आदित्य L1 स्टडी करेगा। फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, यानी दुनिया का सबसे सख्त मेटल कहा जाने वाला टंगस्टन 3422 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फोटोस्फीयर का तापमान कितना ज्यादा होगा। अगर सूर्य के बाहरी एटमॉस्फेयर एक्लियर्स कोरोना की बात करें तो इसका टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब एक सवाल ये भी उठता है कि अभी तक भारत के अलावा किन किन देशों ने सूर्य तक मिशन भेजा है, उनका मकसद क्या रहा और मिशन के जरिए क्या हासिल हुआ है। आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। सूर्य तक मिशन भेजने वाले देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका ने कई सारे मिशन के सूर्य तक भेजा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने कई देशों के साथ भी मिशन को अंजाम दिया है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मिशन पार्कर सोलर प्रोब है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया। इसके अलावा सूर्य पर निगरानी के लिए पिछले 4 दशक में ढेरों मिशन लॉन्च किए गए हैं। कुछ को मिलाकर लॉन्च किया गया है, जबकि कुछ नासा ने खुद ही लॉन्च किए हैं। दिसंबर 1995 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर सोलर एंड हेलियोस्पेकी ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च किया। सोहो के जरिए सूर्य के गर्म अंतरिक्ष हिस्से से लेकर इसकी सतह की स्टडी की जा रही है। सूर्य के तूफानी वातावरण पर भी सोहो के जरिए ही निगरानी की जाती है। नासा ने 14 दिसंबर 2021 में ऐलान किया कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरा था, जिसे कोरोना कहते हैं। उसने वहां आवेशित कणों के नमूने लिए और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी जुटाई। नासा ने दावा किया कि इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य को टच किया था। पार्कर सोलर प्रोब को इस तरह बनाया गया कि वो सूर्य की सतह से 65 लाख किलोमीटर के दायरे में जा सके, ताकि वो ऊर्जा प्रवाह और सोलर विंड के बारे में पता लगाए। साथ ही इतना करीब पहुंचकर सोलर कोरोना के बारे में अध्ययन का भी इसका एक प्रमुख मकसद है। इसका मकसद हेलियोफिजिक्स के केंद्रीय सवाल का जवाब ढूंढना है, यानी लगातार बदलते अंतरिक्ष परिवेश में सौरमंडल को सूर्य कैसे नियंत्रित करता है। नासा के अनुसार पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में अंतरिक्ष में रवाना किया गया था और उसके 3 साल बाद ही इसने अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली। नासा का कहना है कि इस अंतरिक्ष यान ने 28 अप्रैल 2021 को 8वां फ्लाईबैक किया, यानी कि सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरी, और इसी दौरान उसने कोरोना में प्रवेश किया। इस मिशन से जो डाटा जुटाया है उससे पता चलता है कि सोलर विंड में आड़े तिरछे जो आकार है, जिन्हें स्विचबैक्स कहते हैं, वे अपवाद नहीं बल्कि कॉमन है। दशकों तक वैज्ञानिकों का मानना रहा है कि सूर्य के ध्रुवीय इलाकों पे ही ये आड़े तिरछे आकार सीमित होते हैं, लेकिन इस नई जानकारी के नए सवाल खड़ा होता है कि ये आते कहां से है। नासा हेडक्वार्टर में पार्कर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जोसेफ स्मिथ के अनुसार ये बहुत उत्साहजनक है कि हमारी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के इतने करीब ले जाने में सफल रही और वहां से इसे लौटाने में भी कामयाब रही। उन्होंने कहा कि अब हमें इस बात का इंतजार है कि आने वाले समय में जब सूर्य के और करीब जाएगा तो और क्या नई जानकारी हासिल होती है। वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि नए डेटा वैज्ञानिकों को सूर्य के उस हिस्से का अध्ययन करने में मदद करेंगे जो कोरोना के अत्यधिक गर्म होने के लिए जिम्मेदार है और जो सोलर विंड को सुपरसोनिक गति से फेंकता है। इस तरह के अध्ययन से अंतरिक्ष के कठोर मौसम को समझा और अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे पृथ्वी पर दूरसंचार और सैटेलाइट पर असर होने की आशंका होती है। अब सवाल ये उठता है कि सूर्य की तपिश को कैसे बर्दाश्त कर गया पार्कर सोलर प्रोब। दरअसल नासा का ये स्पेसक्राफ्ट थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम यानी हीट शील्ड की बदौलत फोटोस्फीयर की तपिश से बच गया। बता दें कि हीट शील्ड कार्बन फोम से बनी होती है। कार्बन के हिट का अच्छा कंडक्टर माना जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट की ओर आने वाली सूर्य की गर्मी को रोककर स्पेसक्राफ्ट को जलने से बचाती है। इसके अलावा शील्ड पर व्हाइट सेरेमिक पेंट किया जाता है ताकि सूर्य की किरणें उससे सिलेक्शन हो जाए।
स्पेस में कामयाबी की जितनी चर्चा अमेरिका की होती है, शायद उतनी जापान की नहीं होती। जापान दुनिया का वहां पहला देश था जिसने सूर्य तक पहला मिशन लॉन्च किया। जापान की स्पेस एजेंसी जेक्सा ने ये कारनामा 1981 में किया, जब उसने पहली बार सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हिनोटोरी को सूरज तक भेजा। मिशन का मकसद एक्स-रे के जरिए सोलर फ्लेयर्स की स्टडी करना था। जेक्सा ने फिर 1991 में योको को लॉन्च किया। 1995 में नासा और ईएसए के साथ मिलकर सोहो और 1998 में नासा के साथ ट्रांजिएंट रीजन एंड कोरोनल एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया गया। 2006 में हिनोडे लॉन्च किया गया, जो एक सोलर ऑब्जर्वेटरी की तरह सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इस मिशन का मकसद सूर्य से पृथ्वी पर होने वाले प्रभाव को समझना है। आपको बता दें कि चीन ने भी पिछले कुछ सालों में सूर्य की ओर ध्यान देना शुरू किया है। 2019 में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्पेसक्राफ्ट फॉर हाई एनर्जी सोलर फिजिक्स के तौर पर एक छोटी सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसे सूर्य के एक्स-रे और गामा रे जैसे हाई एनर्जी वाले रे की स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके जरिए चीन ने सूर्य के कई राज खोले। चीन धीरे धीरे स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ता भी जा रहा है। बीजिंग ने 8 अक्टूबर 2022 को एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया। चीन इन मिशन के जरिए सूरज के वातावरण की स्टडी कर रहा है। वहां यहां समझने की कोशिश कर रहा है कि कोरोना क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर जैसी चीजें किस वजह से हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीन सोलर स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च करने वाला है। इसे 2030 तक लॉन्च किया जाएगा ताकि सूर्य की ओर अच्छे से स्टडी की जा सके। वही अक्टूबर 1990 में ईएसए ने सूर्य के ध्रुवों के ऊपर और नीचे अंतरिक्ष के वातावरण की स्टडी करने के लिए यूलिसिस मिशन लॉन्च किया। नासा और जेक्सा के सहयोग से लॉन्च किए गए सौर मिशनों के अलावा ईएसए ने अक्टूबर 2001 में प्रोबा 2 लॉन्च किया। प्रोबा 2 प्रोबा सीरीज का दूसरा मिशन है। प्रोबा 1 मिशन के जरिए ईएसए को जो जानकारियां हासिल हुई, उसके आधार पर प्रोबा 2 को लॉन्च किया गया। प्रोबा 2 को 4 एक्सपेरिमेंट करने हैं, जिनमें से 2 सूर्य की निगरानी से जुड़े हुए हैं। सूर्य तक इन मिशन के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 मिशन को 2024 में लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा 2025 में इस्माइल मिशन लॉन्च होगा। यूरोप के अधिकतर देश यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंतर्गत ही काम करते हैं। हालांकि जर्मनी जैसे कुछ देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर खुद के मिशन भी लॉन्च किए हैं। अब इस सब के बारे में जानने के बाद ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि भारत का स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 सूर्य के कितने पास जाएगा। आपको बता दें कि भारत का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 तक जाएगा। बता दें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। दोनों ग्रहों की दूरी के बीच पॉइंट 5 है, जिन्हें L1 से लेकर L5 तक बांटा गया है। L1 पर पॉइंट है जहां धरती और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण के बीच बैलेंस बन जाता है, इसलिए स्पेसक्राफ्ट वहां टिका रहेगा। बता दें कि स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 जहां टिका रहेगा, उसकी दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 को इस दूरी तक पहुंचाने में करीब 4 महीने यानी करीब 125 दिन का वक्त लग सकता है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अब यहां निश्चित रूप से दुनिया के प्रमुख देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों की कतार में खड़ा है। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन का लगभग $70 मिलियन खर्च किए हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास को आमतौर पर अमीर देशों का साहसिक कार्य माना जाता है, लेकिन भारत की सफलता ने दुनिया के उभरते देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया उत्साह और जुनून भी पैदा किया है। चंद्रमा या सूर्य के अनुसंधान और उससे प्राप्त ज्ञान पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं है। यहाँ दुनिया भर में मानव विकास और मानवता के लिए समर्पित है। चंद्रमा और सूर्य के अनुसंधान से भारतीय वैज्ञानिकों को जो भी मिलेगा, उससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। दुनिया ने जो भी प्रगति की है, वह वैज्ञानिक अनुसंधान और नए आविष्कारों के कारण ही संभव हो पाई है। अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत से उपग्रह भेजना सस्ता है। इससे इन निजी अंतरिक्ष कंपनियों का महत्व और भी बढ़ गया है। वैश्विक राजनीतिक कारणों से रूस और चीन अब अंतरिक्ष व्यापार में पिछड़ रहे हैं। ऐसे में इसरो के साथ साथ ये निजी भारतीय अंतरिक्ष कंपनियां भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने का बाजार फिलहाल $6 अरब का है। अगले 2 वर्षों में इसके 3 गुना होने की उम्मीद है। अमेरिकी अखबार न्यूज
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी बाजार में एक नई चुनौती बनकर उभरी है। स्पेस एक्स अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेस शटल रॉकेट यानी दोबारा इस्तेमाल होने वाली अंतरिक्ष रॉकेट का उपयोग करता है। यह भारी वजन और बड़े आकार के ग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है, जिससे इस रॉकेट के जरिए उपग्रह लॉन्च करना भारत की तुलना में सस्ता है। भारतीय निजी कंपनियां अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विशेष क्षेत्रों में काम कर रही है। वे न केवल विभिन्न अंतरिक्ष क्षेत्रों में इसरो के साथ सहयोग कर रहे हैं, बल्कि अब वे अमेरिकी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों की भी मदद कर रहे हैं। इसरो को अब इन निजी कंपनियों के सहयोग से नए मिशनों पर अधिक और तेजी से काम करने का अधिकार मिल रहा है। आइए अब आपको सूर्य से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य बताते हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन और हीलियम से जुड़े युक्त एक चमकता तारा है, जिसकी उम्र लगभग 4.5 अरब है। यहाँ पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। सूर्य का आयतन 13 लाख पृथ्वी जितने आयतन के बराबर है और इसका गुरुत्वाकर्षण ही पूरे सौर मंडल को अपनी अपनी कक्षा में बनाए रखता है। यह भी कहा जा सकता है कि इसके चारों ओर बड़े से बड़े पिंड से लेकर किसी अंतरिक्ष यान के मलबे के एक छोटे से हिस्से को अंतरिक्ष में एक कक्षा में बनाए रखने में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की अहम भूमिका है। सूर्य में अधिकतम तापमान उसके केंद्र में होता है, जहां का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं सूर्य से बहुत ताकतवर आवेशित कण अंतरिक्ष में प्रवाहित होते हैं, जो पूरे सौर मंडल के अंतरिक्ष की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। बता दें, सूर्य से निकलने वाली रोशनी को 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। सूर्य की सतह चूंकि पृथ्वी की सतह ठोस नहीं है और यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम के संघनित गैसों का एक गोला है, इसलिए अलग अलग जगह पर इसकी रफ्तार अलग अलग है। सूर्य अत्यधिक गर्म और आवेश युक्त कणों के गैस से बना हुआ है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। वहीं ये प्लाज्मा सूर्य के भूमध्य रेखा पर इसका एक चक्कर पृथ्वी के 25 दिनों में पूरा होता है, जबकि ध्रुव पर 36 पृथ्वी दिवस लगने हैं। सूर्य की ऊपरी सतह फोटोस्फीयर, इसके ऊपर क्रोमोस्फीयर और कोरोना होता है। यहीं पर परमाणु फ्यूजन से विशाल विस्फोट रहते हैं। वहीं और इसके ऊर्जा से युक्त कण पृथ्वी पर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि सूर्य के चारों ओर धूल के कई घेरे मौजूद हैं, जिन्हें सोलर डस्ट रिंग कहते हैं, जिनसे अनुमान लगाया जाता है कि जब 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल बना होगा, उस समय सूर्य के चारों ओर गैस की डिस्क रही होगी। सूर्य में परमाणु फ्यूजन के विस्फोट गैस का बाहर की ओर से फेंकते हैं। यही वो बल है जिससे सूर्य एक बिंदु में सिमट नहीं जाता। आदित्य L1 मिशन से प्राप्त परिणाम हमारे सौर मंडल को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करेंगे। वे हमें सूर्य के तूफानों और विस्फोटों को बेहतर ढंग से पूर्वानुमानित करने में सक्षम बनाएंगे और हमें इन खतरों से बचाने के लिए बेहतर तरीके से विकसित करने में सक्षम करेंगे। मिशन के परिणाम कई वर्षों तक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए शोध का विषय होंगे। साथ ही मिशन के निष्कर्ष की प्रतीक्षा करते समय हम आदित्य L1 के कुछ संभावित परिणामों पर चर्चा कर सकते हैं। मिशन हमें सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में सक्षम हो सकता है, जैसे सूर्य के कोरोना की गर्मी और आकार का सटीक निर्धारण, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति और गतिशीलता, सौर तूफानों और द्रव्य उत्सर्जन के पुनर्नुमान में सुधार। फिलहाल बस आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।